गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज आपका टॉपिक नंबर है 81 से 81 पेज पे है। कैलिफेट एक्सपेंशन, सिविल वॉर्स एंड सेक्ट फॉर्मेशन। यहाँ से इसको लेके चलेंगे। हमने इसके अंदर थोड़ा बहुत पढ़ाया था, लेकिन इसको फिर दोबारा से लेके चलना पड़ेगा। देखिए बेटा, इसमें आफ्टर मोहम्मद डेथ इन 632 632 में पैगंबर मोहम्मद के देहांत के बाद नो वन कुड लेजिटिमेटली क्लेम टू बी नेक्स्ट प्रोफेट ऑफ इस्लाम। वैध रूप से इस्लाम के अगले पैगंबर होने का दावा कोई भी नहीं कर सकता था। एज ए रिजल्ट, इसी के परिणाम स्वरूप हिज पॉलिटिकल अथॉरिटी वाज ट्रांसफर्ड टू द उम्मा। उसकी राजनीतिक सत्ता उम्मा को स्थानांतरित कर दी गई, जो कि एक संगठन बनाया गया था विद नो एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ सक्सेशन, क्योंकि उत्तराधिकार के सिद्धांत के अभाव में ऐसा किया गया। दिस क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशंस बट ऑल्सो कॉज डीप डिविजन अमॉन्ग द मुस्लिम्स। इसकी वजह से जो नए नए अन्वेषण या खोज कार्यों को लेकर के एक अवसर मिले, और इसकी वजह से मुसलमानों में गहरे मतभेद पैदा हो गए। द बिगेस्ट इनोवेशन वाज टू क्रिएशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कैलिफेट। सबसे बड़ा जो इनोवेशन देखने को मिला वो था खिलाफत संस्था का गठन, in which the leader of the community, Amir al-Mu'minin, became the deputy खलीफा of the prophet। इसमें समुदाय का जो अमीर अल मुमिनिन नाम का एक नेता, उसने अपने आप को पैगंबर मोहम्मद की जगह पर अगला खलीफा होने का डिक्लेयर कर दिया। द फर्स्ट फोर कैलिफ्स, पहले चार खलीफाओं में 632 से 661 तक ये चार खलीफा रहे, जस्टिफाइड देयर पावर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लोज एसोसिएशन विद द प्रोफेट। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के साथ गहरे नजदीकी रिश्तों को एक अपना आधार बनाया। and continued his work under the general guidelines he had provided। और जो भी सामान्य दिशा निर्देश पैगंबर मोहम्मद के द्वारा जारी किए गए थे, उसके अनुसार शासन और प्रशासन को आगे चलाए रखा। द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैलिफेट्स वर टू रिटेन कंट्रोल ओवर द ट्राइबल्स। इसके प्रमुख रूप से दो उद्देश्य निर्धारित किए गए। खिलाफत संस्था के दो सदस्य निर्धारित किए गए। एक था जो कबीलों पर नियंत्रण स्थापित करना, रिटेन कंट्रोल ओवर द ट्राइब्स, यानी कबीलों पर नियंत्रण स्थापित करना, एंड कॉन्स्टिट्यूटिंग द उम्मा, और उम्मा जैसे राजनीतिक संगठन को मजबूती दिलाना, एंड टू रेज रिसोर्सेज फॉर द स्टेट, और राज्य के लिए संसाधन जुटाना। फॉलोइंग मोहम्मद की डेथ के बाद मैनी ट्राइब्स ब्रोक अवे फ्रॉम द इस्लामिक स्टेट। इस्लामिक राज्य से बहुत से कबीले जो है अलग हो गए। सम इवन रेज देयर ओन प्रॉफिट्स टू एस्टेब्लिश कम्युनिटीज मॉडल्ड ऑन द उम्मा। कुछ ने अपने खुद की उम्मा नाम की एक राजनीतिक संगठन कायम किया, और पैगंबर, अपने खुद के पैगंबर उन्होंने बना लिए। द फर्स्ट कैलिफ, सबसे पहले खलीफा जो थे अबू बकर नाम का सबसे पहला खलीफा बनाया गया। सप्रेस द रिवोल्ट्स बाय ए सीरीज ऑफ कैंपेन। उसने कैंपेन आयोजित करते हुए जितने भी लोग विद्रोही थे उनको सबको दबा दिया। एंड द सेकंड कैलिफ, और दूसरा जो खलीफा था उसका नाम था उमर, शेप्ड द उम्माज पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ पावर। उसने शक्ति के, उम्मा के जो फैलाव का जो सिद्धांत था उसको एक निश्चित आकार दिया। एंड द कैलिफ न्यू दैट द उम्मा कुड नॉट बी मेंटेन्ड। और खलीफा ये जानते थे कि उम्मा को बनाए नहीं रखा जा सकता था। आउट ऑफ द मॉडेस्ट इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम ट्रेड एंड टैक्सेस। अगर हम व्यापार और टैक्स के द्वारा ज्यादा मात्रा में पैसा इकट्ठा नहीं करेंगे तो उम्मा जैसी राजनीतिक संगठन को नहीं बनाया रखा जा सकता है। रिलीजिंग दैट रिच बूटी गनीमा कुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सपीडिशनरी रेड्स। इस वजह से धनवान क्षेत्रों की तरफ बार बार लूट जैसी घटनाएं आयोजित की जाती थी। कैलिफ एंड द मिलिट्री कमांडर्स मस्टर्ड देयर ट्राइबल्स टैंक टू कॉन्क्यूर lands and belonging to the Byzantine Empire in the west and the Sasanian Empire in the east। यहाँ पर
इसके खलीफा और सैन्य कमांडरों ने भी ये बात निश्चित कर दी थी कि उन्हें नए नए क्षेत्रों को जीतना होगा। जैसे कि यहाँ पे बाइजेंटाइन साम्राज्य जो कि पश्चिम में पड़ता था उस क्षेत्र को इन्होंने जीता, और ससानियन साम्राज्य जो कि पूर्व में पड़ता था उसको भी इन्होंने जीत लिया एट द हाइट ऑफ दिस पावर। और इस तरह से इन्होंने शक्तियों को इकट्ठा करते चले गए। द बाइजेंटाइन एंड ससानियन एम्पायर्स रूल्ड वास्ट टेरिटरीज। बाइजेंटाइन साम्राज्य और ससानी साम्राज्य दोनों ही मिलकर के बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन करते थे। कमांडेड ह्यूज रिसोर्सेज टू परस्यू देयर पॉलिटिकल एंड कमर्शियल इंटरेस्ट इन अरबिया। और सऊदी अरब के अंदर राजनीतिक और वाणिज्यिक जो उनके हित होते थे उनको साध लेते थे। एंड बाइजेंटाइन एम्पायर प्रोमोटेड क्रिश्चियनिटी। बाइजेंटाइन साम्राज्य ने ईसाइयत को ज्यादा बढ़ावा दिया, ईसाईवाद को ज्यादा बढ़ावा दिया। ससानियन एम्पायर पैट्रोनाइज जोरास्ट्रियंस। और ससानी साम्राज्य ने जोरास्ट्रियंस यानी ये एक अलग से जरथुस्त्रवाद जो होता है उसको बढ़ावा दिया। द एंशिएंट रिलीजन ऑफ ईरान, जो कि ईरान का एक प्राचीन धर्म होता था। ऑन द ईव ऑफ अरब इन्वेशन, और अरब आक्रमण के समय दीज टू एम्पायर्स हैड डिक्लाइंड इन स्ट्रेंथ ड्यू टू रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रिवोल्ट्स बाय द एरिस्टोक्रेसी। और इस तरह के ये दोनों साम्राज्य अपनी शक्तियां खोते जा रहे थे, कमजोर होते जा रहे थे, क्योंकि वहां पर भी निरंकुश तंत्र जो है में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई या गृह युद्ध के हालात पैदा हो गए। दिस मेड इट इजियर फॉर अरब टू अनेक्स टेरिटरीज थ्रू वार्स एंड ट्रीटीज। और इस तरीके से अरब लोगों के लिए आसान हो गया कि या तो वो युद्ध के जरिए क्षेत्रों को मिला लेते थे या फिर शांति संधि के जरिए विभिन्न क्षेत्रों को मिला लेते थे। इन 3 सक्सेसफुल कैंपेन्स 637 से लेकर 642 तक 3 इसमें आयोजन किए गए, कुछ 3 अभियान आयोजित किए गए थे। द अरब ब्रॉट सीरिया। अरब लोगों ने सीरिया को प्राप्त किया, इराक को प्राप्त किया। ईरान एंड इजिप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ मदीना। ईरान और इजिप्ट जो हैं वो मदीना के नियंत्रण में रहे। एंड द मिलिट्री स्ट्रेटजी रिलीजियस फॉरवेयर एंड द वीकनेस ऑफ द अपोजिशन कंट्रीब्यूटेड टू द सक्सेस ऑफ अरब। और सैन्य जो ताकत थी या फिर धार्मिक रूप से इसका प्रचार प्रसार जो हो रहा था, पैगंबर मोहम्मद का धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था। सऊदी अरब के अंदर जैसे मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था, इससे अपोजिशन जो थे वो कमजोर होते चले गए और ये सक्सेस होते चले गए। फर्दर कैंपेन्स वर लॉन्च्ड बाय थर्ड कैलिफ। और आगे जो अभियान थे वो तीसरे खलीफा के द्वारा आयोजित किए गए। उथमान टू एक्सटेंड द कंट्रोल टू द सेंट्रल एशिया। मध्य एशिया तक अपना नियंत्रण कायम करने के लिए उथमान नाम के जो तीसरा खलीफा था उसने सैन्य अभियान आयोजित किए विद इन ए डिकेड ऑफ डेथ ऑफ मोहम्मद। और पैगंबर मोहम्मद की देहांत के एक दशक के अंदर द अरब इस्लामिक स्टेट कंट्रोल द वास्ट टेरिटरी बिटवीन द नील एंड द ऑक्सस। और इस्लामिक साम्राज्य का जो क्षेत्र था वो नील और ऑक्सस नदी के बीच के क्षेत्र का बहुत ही व्यापक क्षेत्र पर इनका नियंत्रण कायम हो गया। दीज लैंड्स रिमेन अंडर मुस्लिम रूल टू दिस डे। और आज के दिन ये मुस्लिम साम्राज्य का हिस्सा या शासन यहाँ पर इस भूमि को मिलता था। इन ऑल द कॉन्क्वर्ड प्रोविंसेस, जितने भी जीते हुए प्रदेश होते थे, कैलिफ इम्पोज्ड ए न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हेडेड बाय गवर्नर्स अमीर्स। खलीफाओं ने एक नए प्रशासकीय ढांचे को लागू किया जिसमें गवर्नर को मुखिया बना लिया जाता था, जिसमें गवर्नर को अमीर के नाम से जाना जाता था। एंड द ट्राइबल चीफ्टेन्स, जिन्हें अशरफ कहा जाता था, यानी कबीलों के अंदर चीफ्टेन्स होते थे, कप्तान होते थे, या अशरफ उन्हें बुलाया जाता था। एंड द सेंट्रल ट्रेजरी बैट एल मल obtained its revenue from taxes paid by Muslims as well as its share of the booty from raids। और यहाँ पर जो इनका खजाना होता था, जिसको हम केंद्रीय खजाना या कोषागार कहते हैं, उसमें टैक्स के जरिए भी काफी मात्रा में पैसा इकट्ठा किया जाता था। और कुछ पैसा जो है वो किसी क्षेत्र में सेंधमारी के द्वारा भी कमाया जाता था। कैलिफ सोल्जर्स मोस्टली बेदुइन्स settled in camp cities at the edge of desert such as Kufa and Basra। कुफा और बसरा नामक जो मरुस्थल के किनारे पर पड़ने वाले जो नगर होते थे, इनमें से अधिकतर जो बेदुइन लोग जो होते थे, ये खलीफा सोल्जर जो हैं, इस तरह के
क्षेत्रों पर अपना अभियान आयोजित करते ही रहते थे, टू रिमेन विद इन रीच ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट एज वेल एज द कैलिफ कमांड। और वे खलीफाओं के आदेश तक अपनी पहुंच को कायम रखना चाहते थे, और प्राकृतिक जो संसाधन थे, प्राकृतिक जो आवास वहां पे उपलब्ध थे, उन चीजों तक भी अपनी पहुंच बना के रखना चाहते थे। द रूलिंग क्लास एंड द सोल्जर्स रिसीव्ड शेयर ऑफ द बूटी एंड द मंथली पेमेंट्स आटा। और यहाँ पर जो शासन करने वाला जो वर्ग था, और यहाँ पर सैनिकों को बड़ी मात्रा में टैक्स जो है इकट्ठा करके उन्हें दिया जाता था, जिन्हें वो या तो आटा के रूप में प्राप्त करते थे, उन्हें मंथली पेंशन मिलती थी। एंड द नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन रिटेन देयर राइट्स टू द प्रॉपर्टी एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑन द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, खराज एंड जजिया। जबकि गैर मुस्लिम जो आबादी होती थी, उन्हें पूजा करने के नाम पर भी उन्हें पैसा देना होता था, जिसे खराज या फिर जजिया के नाम से जाना जाता था। ये सिर्फ गैर मुस्लिमों पे लागू था, खराज और जजिया। जीव्स एंड क्रिश्चियंस वर डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड। उस समय यहूदी और जो ईसाई लोग थे, उनको प्रतिरक्षित घोषित कर दिया गया था, यह सरकार के द्वारा रक्षित समुदाय के रूप में घोषित किया गया था। सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट धिमीस, जो कि राज्य के नियंत्रण का विषय रहता था। गिवन ए लार्ज मेजर ऑफ ऑटोनॉमी टू द कंडक्ट ऑफ द कम्युनल अफेयर्स। और सांप्रदायिक रूप में जो मामले होते थे, उनमें काफी हद तक लोगों को आजादी मिली हुई थी। पॉलिटिकल एक्सपेंशन डिड नॉट कम इजीली टू द अरब ट्राइब्समैन। राजनीतिक रूप से फैलाव और जो एकीकरण की अवस्था रहती थी, वो अरब कबीलों के अंदर आसान नहीं रहती थी। विद टेरिटोरियल एक्सपेंशन, क्योंकि क्षेत्रीय विस्तार की जो घटनाएं थी, यूनिटी ऑफ उम्मा बिकम थ्रेटन बाय द कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑफिसेस। क्योंकि उम्मा की एकता को कायम करके रखना और उनके आपसी विभेद को किसी तरह से एडजस्ट करना, और यहाँ पर संसाधनों को और उनके जो मेन कार्यालय होते थे, उनके बंटवारे को लेकर भी आपस में मतभेद कायम रहते थे। द रूलिंग क्लास ऑफ द अर्ली इस्लामिक स्टेट कंप्राइज्ड ऑलमोस्ट एंटायरली द कुरैश ऑफ मक्का। और जो शासन करने वाला वर्ग था, वह खास तौर पर आरंभिक जो इस्लामिक स्टेट होता था, उसके अंदर मुख्य रूप से मक्का के कुरैश कबीले से बिलोंग करते थे। द थर्ड कैलिफ, तीसरे खलीफा उस्मान 644 से 56 तक इन्होंने शासन किया, 644 से 56 तक। ऑल्सो एक कुरैश, यानी तीसरा जो खलीफा था उस्मान, वह भी एक कुरैश था। पैक्ड हिज एडमिनिस्ट्रेशन विद हिज ओन मैन टू कंट्रोल। और उसने अपने आदमियों को बहुत नियंत्रण करने के लिए तैयार किया। This further intensified the Makkan character of the state and the conflict with the other tribesmen। और इस तरीके से आगे बढ़ते हुए मक्का के जो लोगों का व्यवहार था, मक्का के इन नेताओं का जो व्यवहार था, वह अन्य समुदायों के लिए या अन्य जो कबीले के जो समुदाय थे, उनके बीच मतभेद का विषय बन गया। अपोजिशन इन इराक, इराक के अंदर विपक्ष की भूमिका, एंड इजिप्ट, और इजिप्ट में विपक्ष की भूमिका, कंबाइंड विद अपोजिशन इन मदीना, वे मदीना में आकर के इकट्ठा हो गए। लेड टू द असैसिनेशन ऑफ उस्मान, उन्होंने उस्मान की हत्या कर दी। डेथ, उस्मान की डेथ, अली को चौथा खलीफा बनाया गया। यहां तक बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप यू कैन आस्क। आगे चलें। द रिफ्ट्स अमोंग द मुस्लिम डिपेंड आफ्टर अली। अली जिस प्रकार से अली का जो शासन था, वह बहुत हद तक मुस्लिमों के शासन और प्रशासन को या उनके प्रभाव को बढ़ाने पर डिपेंड कर रहा था। फॉट टू वार्स अगेंस्ट दोज हु रिप्रेजेंटेड द मक्कन एरिस्टोक्रेसी। जो मक्का के कुरैश कबीले का प्रभाव दिखाने वाले जो लोग थे, तो उनके खिलाफ इसने 2 युद्ध लड़े। ऑल एस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ एट कूफा एंड डिफीटेड इन आर्मी लेड बाय मोहम्मद्स वाइफ आयशा। और यहाँ पर कूफा नामक शहर के अंदर इसने अपने आप को स्थापित किया, और इसने उस सेना को भी हटा दिया, सेना को, एंड डिफीटेड इन आर्मी लेड बाय मोहम्मद्स वाइफ आयशा। मोहम्मद की पत्नी आयशा थी, उसके द्वारा जो एक आर्मी गठित,
उसके द्वारा इसे हरा दिया गया इन द बैटल ऑफ कैमल, जिसे ऊंटों की लड़ाई के कहा जाता है 657 में। एंड ही वाज हाउएवर नॉट एबल टू सप्रेस द फैक्शन लेड बाय मुआविया, और वह मुआविया नामक जो नेता है उसके विद्रोह को भी नहीं दबा पाया। ए किंग्समैन ऑफ द उथमान एंड गवर्नर ऑफ सीरिया, जो कि उथमान का एक तरह से पैतृक नृजाती वंश से संबंधित था और सीरिया का गवर्नर भी था। अली सेकंड बैटल एट सिफीन, अली का दूसरे युद्ध के अंदर जो कि सिबीन के अंदर नॉर्दर्न मेसोपोटामिया, उत्तरी मेसोपोटामिया के क्षेत्र में युद्ध हुआ। एंडेड इन ए ट्रूस विद स्प्लिट हिज फॉलोवर्स इनटू टू ग्रुप्स, इसके जो समुदाय के जो इसके अनुयायी थे वो इसके दो हिस्सों में बट गए। सम रिमेन्ड लॉयल टू हिम, कुछ उनके वफादार बने, व्हाइल अदर्स लेफ्ट द कैंप, और कुछ जो उनका कैंप छोड़ के चले गए। कैंप टू बी नोन एज खर्जीज, उन्हें जो छोड़ के चले गए, इनका साथ छोड़ के चले गए, उन्हें खर्जी कहा गया। सून आफ्टर अली वाज असैसिनेटेड बाय ए खर्जी इन ए मॉस्क्यू एट कुफा, कुफा की मस्जिद के अंदर एक खर्जी के द्वारा, यानी जो अली का अनुयायी नहीं था, अली के खिलाफ था, उसने इसकी हत्या कर दी। आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद, हिज फॉलोवर्स पेड एलिजियंस टू हिज सन, उनके बेटे को उनके अनुयायी के तौर पर देख रहे थे, हुसैन एंड हिज डिसेंडेंट, और फिर उसके उत्तराधिकारियों की तरफ देख रहे थे। मुआविया मेड हिमसेल्फ द नेक्स्ट कैलिफ इन 661, मुआविया ने अपने आप को 661 में अगला खलीफा नियुक्त कर दिया। फाउंडिंग द उमैयद डायनेस्टी, और उसने उमैयद खिलाफत की नींव रख दी, विच लास्टेड टिल 750, जो कि 750 ईस्वी पूर्व तक चली। आफ्टर द सिविल वार्स, इट अपीयर्ड, या गृह युद्ध होने के बाद, इट अपीयर्ड एज इफ अरब डोमिनियन वुड डिसइंटीग्रेट, ऐसा लग रहा था जैसे अरब डोमिनियन सिस्टम में जो है, अरब साम्राज्य का जो गणराज्य है वो कभी भी अब कभी भी उसके टुकड़े नहीं होंगे। देयर वर ऑल्सो साइन दैट द ट्राइबल कॉन्क्यूरर्स वर अडॉप्टिंग द सोफेस्टिकेटेड कल्चर ऑफ देयर सब्जेक्ट्स, और यहाँ पर ऐसे भी चिन्ह दिखाई पड़ रहे थे जिसमें कबीलाई क्षेत्रों को विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक मामलों में और उन्होंने विभिन्न प्रकार के विषयों को अपना लिया था। इट वाज अंडर द उमैयद खिलाफत के अधीन ए प्रोस्पेरस क्लैन ऑफ कुरैश ट्राइब दैट ए सेकंड राउंड ऑफ द कंसोलिडेशन टुक प्लेस, और कुरैश कबीलों का एक जो बहुत ही धनवान कबीला था उसको भी इसके अंदर जोड़ दिया गया, यानी इस साम्राज्य के अंदर उसे भी इकट्ठा कर लिया गया। अब आता है, यहाँ पे हम एक बार मानचित्र को देखेंगे। देखिए बेटा, यहाँ पर ये मदीना है, मक्का है, ये सऊदी अरब का इलाका है और इसको सऊदी अरबिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हिजाज और अदन नाम की दो प्रमुख रूप से बंदरगाहें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये इजिप्ट का क्षेत्र है, इजिप्ट, ये लीबिया है, ये ट्रिपोली है, ये आयदाब है। आयदाब एक रेड सी के किनारे पर पड़ने वाली बंदरगाह थी, और ये इजिप्ट के साउथ की साइड में जो है अफ्रीका महाद्वीप का एक जो मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल, वो दिखाया गया है। इसके बाद बीच में मिडेटरेनियन सी है, वो मध्य सागरीय क्षेत्र यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे फ्रैंकिश एम्पायर, यानी जो फ्रांस के क्षेत्र के अंदर जो साम्राज्य डेवलपमेंट था वो दिखाया गया है। यहाँ पे इटली दिखा रखा है, और उससे आगे देखिएगा खजार साम्राज्य दिखाया गया है। इधर ईरान साम्राज्य है जहाँ पे ससानियन राजवंश का शासन रहता था, और इराक की राजधानी जो बगदाद मानी जाती है ये इराक है। ये आर्मेनिया है जिसपे कैस्पियन सागर के बिल्कुल साथ में, ये काला सागर है, ये अरल सागर है, ये फारस की खाड़ी है। यहाँ पर सर्दियों का पानी हमारे देश के अंदर बरसता है। सर्दियों में जो वर्षा होती है जिसमें चने जैसे की जो फसल है, गेहूं की जो फसल है, उसके दाने मोटे हो जाते हैं। और अरब सागर ये है जो हमारी सीमा के साथ भी लगा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इंडिया लिखा हुआ है। ये गजनी जो है अफगानिस्तान का एक हिस्सा है। तो ये तुर्किस्तान है, तुर्क लोगों का स्थान जो है जहाँ से बिलोंग करते हैं बाबर यानी मुगल, और ये खुरासान है, ये निशापुर है, ये सब स्थान जो है इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो ये कंप्लीट जो मोहम्मदन एरिया, वैसे शुरुआत के अंदर सऊदी अरब से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे इसका फैलाव जो है अफ्रीका महाद्वीप में भी हुआ, इसके अलावा एशिया महाद्वीप में भी हुआ, और इसके अलावा इसका जो है यूरोप में भी इसका विस्तार देखने को मिला। इस तरह से इसका विस्तार बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। अब आगे पढ़ते हैं बेटा, द उमैयद एंड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटी।
The conquest of large territories destroyed the caliphate based on Medina and replaced it with an increasingly authoritarian polity. यहाँ पर क्या बताया गया है कि बड़े क्षेत्रों को यहाँ पर खिलाफत से संबंधित बड़े बड़े क्षेत्रों को उस समय नष्ट कर दिया गया जो कि मदीना पे डिपेंड कर रहे थे, एंड रिप्लेस्ड इट विद एन इंक्रीजिंगली अथॉरिटेरियन पॉलिटी, और इन्होंने एक सर्वसत्तावादी जो राजनयिक सिस्टम जो होता है, राजनयिक प्रणाली जो है, उससे इससे बदल डाला. एंड द उमैयद इम्प्लीमेंटेड ए सीरीज ऑफ पॉलिटिकल मेजर्स, और उमैयद जो राजवंश के जो लोग थे उन्होंने राजनीतिक संगठन को काफी हद तक एक अनुक्रम के अंदर उसे स्थापित कर दिया, एंड विच कंसोलिडेटेड देयर लीडरशिप विद इन द उम्मा, और उन्होंने उम्मा नामक जो राजनीतिक संगठन को भी कायम रखा और उसी के अंदर अपने नेतृत्व को भी संगठित कर लिया. द फर्स्ट उमैयद कैलिफ मुआविया मूव्ड हिज कैपिटल टू द दमिश्कस एंड अडॉप्टेड द कोर्ट सेरेमनीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ द बाइजेंटाइन एम्पायर. यहाँ पहले जो उमैयद खलीफा थे मुआविया, उन्होंने अपनी राजधानी दमिश्कस को अपनी राजधानी बनाया, और उसके बाद में उसने सभी न्यायिक क्षेत्राधिकार से संबंधित जो भी उनके अनुष्ठान वगैरह थे, न्यायिक जो अनुष्ठान थे वो सब अपना लिए. उसने सरकारी जो भी अनुष्ठान होते हैं, कोई नियम होते हैं, उनको अपना लिया, और उसने बाइजेंटाइन साम्राज्य की जो प्रशासकीय संस्थाएं होती थी उनको भी इन्होंने अपना लिया. ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड हेरेडिटरी सक्सेशन, और उसने एक उत्तराधिकारी सिद्धांत लागू किया, एंड परसुएडेड द लीडिंग मुस्लिम टू एक्सेप्ट हिज सन एज हिज हेयर, और मुस्लिमों को इस रूप में तैयार किया कि वह उसके बेटे को अपना अगला शासक माने. एंड दीज इनोवेशंस वर अडॉप्टेड बाय द कैलिफ्स हु फॉलोड हिम, और इस तरह की जो स्थिति थी वो खलीफाओं ने इसे मतलब ग्रहण किया और उसका अनुसरण भी किया. एंड अलाउड द उमैयद टू रिटेन पावर फॉर 90 ईयर्स, और 90 साल तक उमैयद खलीफाओं के हाथ में शासन रहा. एंड द अब्बासीद फॉर 2 सेंचुरीज, और अब्बासी लोगों के हाथ में लगभग 2 शताब्दियों तक ये शासन रहा. उमैयद स्टेट वाज नाउ एन इंपीरियल पावर, उमैयद राज्य जो है उस समय एक शाही सत्ता बन चुका था. नो लॉन्गर बेस्ड ऑन डायरेक्टली ऑन इस्लाम, जिसका इस्लाम से सीधा नाता नहीं था, बट ऑन स्टेट क्राफ्ट एंड द लॉयल्टी ऑफ द सीरियन ट्रूप्स, जबकि सीरियाई जो सैनिक होते थे उनके प्रति वफादारी, और सरकार में जो शिल्पकार लोग होते थे उनके साथ अपने संबंध सुधार करके ऐसा किया गया था. देयर वर क्रिश्चियंस एडवाइजर्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के अंदर कुछ ईसाई सलाहकार मौजूद थे, एज वेल एज द जोरास्ट्रियन स्क्राइब्स एंड ब्यूरोक्रेट्स, जबकि कुछ जरथुस्त्रवादी लेखक भी मौजूद थे और कुछ नौकरशाह भी मौजूद थे. हाउएवर इस्लाम कंटिन्यूड टू प्रोवाइड लेजिटिमेसी इन देयर रूल, और इसके अलावा भी इस्लाम ने अपनी वैधता को अपने शासन प्रशासन के जरिए उपलब्ध कराया, यानी वैधता को लागू किया. उमैयद ऑलवेज अपील्ड फॉर, उमैयद लोगों ने हमेशा इस बात के लिए अपील की अपील फॉर यूनिटी एंड सप्रेस्ड रिबेलियंस इन द नेम ऑफ इस्लाम, कि इस्लाम के नाम पर जो भी विरोधी ताकतें उभर के आती हैं उनको सबको नष्ट कर दिया जाए और इसकी एकता के लिए काम किया जाए. दे ऑल्सो रिटेन देयर अरब सोशल आइडेंटिटी, और उन्होंने अरब सामाजिक जो पहचान थी उसे बना के रखा. ड्यूरिंग द रेन ऑफ अब्द अल मलिक के शासनकाल के दौरान, जिसका शासनकाल 685 से 705 तक चला. एंड हिज सक्सेसर्स, और उसके जो उत्तराधिकारी थे, बोथ द अरब एंड द इस्लामिक आइडेंटिटीज वर स्ट्रांगली एम्फेसाइज्ड, और यहाँ पर जो उसके उत्तराधिकारी थे जिनमें अरब लोग भी थे और इस्लामिक लोग भी अपनी पहचान बना रहे थे, उन्होंने इस बात को विशेष रूप से बल दिया, इस बात पर विशेष रूप से बल दिया कि उनकी पहचान अरब लोगों के रूप में रहे. अमोंग द मेजर्स अब्द अल मलिक took were the adoption of the Arabic as the language of administration and the introduction of an Islamic coinage. और अब्द अल मलिक जैसे शासकों ने भाषा, जो प्रशासनिक भाषा अरबी भाषा को बनाया, और इसके अलावा उसने इस्लामिक क्षेत्र के अंदर मौद्रिक सुधार को भी पहचान दिलाई. एंड द गोल्ड दिनार, उस समय सुनहरे दिनार, एंड द सिल्वर दिरहम, और चांदी के जो दिरहम होते थे, हैड बीन सर्कुलेटिंग इन द कैलिफेट वर कॉपीज ऑफ बाइजेंटाइन एंड द ईरानियन कॉइन्स
कॉइन्स दिनारियस एंड द दरखम। यहाँ पर यह बताया गया है कि सोने के दिनार और चांदी के दिरहम जो कि उस समय आम जनता के अंदर खलीफाओं के द्वारा बांटे गए थे, ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि ऐसा पहले बाइजेंटाइन साम्राज्य के अंदर ऐसा हो रहा था और ईरानी साम्राज्य में भी ऐसा हो रहा था। बाइजेंटाइन साम्राज्य में दिनारियस चलता था और ईरानियन साम्राज्य में दरखम चलता था, विद सिंबल्स ऑफ क्रॉसेस, और उस पर क्रॉस का चिन्ह बना हुआ था, 5 अल्टर्स एंड ग्रीक एंड पहलवी लैंग्वेज ऑफ ईरान इंस्क्रिप्शंस, और यहाँ पर पहलवी जो कि ईरान की एक भाषा थी उसके एक अभिलेख को इस पर खोदा गया था। एंड दी सिंबल्स वर रिमूव्ड एंड कॉइन्स नाउ कैरीड अरेबिक इंस्क्रिप्शंस, और अब इस तरह के जो चिन्ह थे उन्हें हटा दिया गया था और उस पर अरबी अभिलेख उस पर इन सिक्कों पर दर्ज कर दिए गए थे। अब्द अल मलिक ऑल्सो मेड ए हाईली विजिबल कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अरब इस्लामिक आइडेंटिटी, और अब्द अल मलिक ने अपनी एक विशिष्ट और बहुत ही मजबूत पहचान बनाने के लिए अरब इस्लामिक क्षेत्र के अंदर अपनी पहचान को कायम किया, बाय बिल्डिंग द डोम ऑफ रॉक इन द जेरूसलम, और जेरूसलम के अंदर जो डोम ऑफ रॉक है उस बिल्डिंग का उसने निर्माण करवाया। अब्द अल मलिक ने इस डोम ऑफ रॉक का निर्माण करवाया। द डोम ऑफ रॉक बिल्ट ओवर ए रॉकी माउंट बाय द अब्द अल मलिक, अब्द अल मलिक के ऊंची पहाड़ी चोटी पर डोम ऑफ रॉक बनाया गया था। इज द अर्लीस्ट मेजर वर्क ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर, जो कि इस्लामिक वास्तुशिल्प का एक बहुत ही बड़ा कार्य था, क्रिएटेड एज ए मोन्यूमेंट टू द मुस्लिम प्रेजेंस इन द सिटी ऑफ जेरूसलम, जेरूसलम के अंदर मुस्लिमों की उपस्थिति का यह एक प्रमाण साबित हो रहा था। इट एक्वायर्ड ए मिस्टिकल एसोसिएशन कनेक्टेड विद द नाइट जर्नी ऑफ द प्रोफेट टू हेवन मिराज, और यहाँ पर यह बताया गया है इस डॉक ऑफ द डोम ऑफ रॉक का जो निर्माण था उसका बहुत ही गहरा इसका यानी संबंध पाया जाता है, जिसमें एक रात्रि यात्रा के बारे में यहाँ बताया गया कि प्रोफेट जो हैं वो स्वर्ग की यात्रा पर निकलते हैं, यानी उनकी मृत्यु होती है, तो उस समय इसका संबंध उसके साथ बहुत गहरा माना जाता है। नीचे आप देख सकते हैं अब्द अल मलिक के कॉइनेज रिफॉर्म, इसके अंदर बाइजेंटाइन का जो गोल्ड सोल्डस है वो ये दिखाया गया है, सोने का सिक्का ये है, इसको गोल्ड सोल्डस के नाम से जानते थे। इसमें हिराक्लियस नाम का शासक इसके बीच में दिखा रखा है, इसके 2 बेटों को साथ में दिखा रखा है। पोर्ट्रेट गोल्ड दिनार स्ट्रक बाय अब्द अल मलिक विद हिज नेम एंड इमेज, और यहाँ पर दिनार जो बनवाया गया है अब्द अल मलिक ने खुद अपने नाम से और अपने चित्र के साथ में बनवाया है। उसके दिनार, ये गोल्ड दिनार है, ये भी सोने से बना हुआ सिक्का है। उसके बाद रिफॉर्म्ड दिनार वाज प्योरली एपिग्राफिक, उसका ये मानना था कि जो ये सामने जो सिक्का है दिनार का ये बहुत ही शुद्ध तरीके से बनाया गया था। इट कैरीज द कलीमा, इस पे कलीमा गठित की गई थी। देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, उनका मानना था किसी संसार में कोई ईश्वर नहीं है लेकिन अल्लाह, एंड ही हैज नो पार्टनर शरीक, जबकि उसका भगवान इस संसार के अंदर केवल ईश्वर ही है जिसने इस संसार को बनाया है और उसका कोई भी शरीक या साझेदार नहीं है। यहां तक बताइए बेटा कोई प्रॉब्लम है? अब हम इस टॉपिक को लेके चलेंगे अब्द अल मलिक कॉइनेज रिफॉर्म। The 3 coin specimen shows the transition from Byzantine to Arab Islamic coinage। यहाँ पर 3 तरह के स्पेसिमेन यानी एक सैंपल आपके सामने प्रस्तुत किया गया है बाइजेंटाइन साम्राज्य से और अरब इस्लामिक मौद्रिक सुधार की तरफ आगे बढ़ते हुए 3 तरह का चेंजमेंट हम देखते हैं। ऑन द सेकेंड कॉइन, दूसरे सिक्के में, द बियर्डेड एंड द लॉन्ग हेयर्ड कैलिफ इज ड्रेस्ड इन ट्रेडिशनल अरब रोब्स। यहाँ पर जो दूसरा सिक्का है इसके अंदर जो दाढ़ी वाला शासक दिखाया गया है और जिसके लंबे लंबे बाल दिखाए गए हैं वो एक अरबी परंपरागत पोशाक को धारण किए हुए है, इज होल्डिंग ए स्वॉर्ड, और हाथ में एक तलवार लिए हुए है। इट इज द फर्स्ट एक्सटेंट पोर्ट्रेट ऑफ मुस्लिम, और ये मुस्लिमों की सबसे पहली इस तरह की बनाई गई एक रूप चित्र था। इट इज ऑल्सो यूनिक बिकॉज लेटर दे डेवलप्ड एन एंटीपैथी टुवर्ड्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिविंग बीइंग इन आर्ट एंड क्राफ्ट, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग भी थी, क्योंकि इसके बाद मुस्लिमों ने एक नियम बना दिया था कि कोई भी जीवित वस्तुओं के चित्र या फिर उनकी शिल्प कला के अंदर उन्हें नहीं ढालेगा। अब्द अल मलिक रिफॉर्म ऑफ कॉइनेज वाज लिंक्ड विद हिज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट फाइनेंसेस। अब्द अल मलिक ने उस समय
जो मौद्रिक सुधार लागू किया था उसके अंदर राज्य के अंदर वित्तीय पुनर्गठन को भी उसने लागू कर दिया या और उसके साथ जोड़ दिया। इट प्रूव्ड टू बी सक्सेसफुल, और इसको सफल सिद्ध या प्रमाणित करने के लिए दैट फॉर 100 सैकड़ों वर्षों तक क्वाइंस वर स्ट्रक अकॉर्डिंग टू द पैटर्न एंड द वेट ऑफ द थर्ड स्पेसिमेन। तीसरा जो सैंपल आपके सामने दिखाया गया है ये इतना अच्छा था कि काफी वर्षों तक, लगभग सैकड़ों वर्षों तक इसी तरह के इतने ही वजन और इतने ही आकार के सिक्के ढाले जाते रहे, यहां पर यह बताया गया है। आगे आता है अब्बासीद रिवॉल्यूशन। अब्बासी कौन है? यहां पर जो खलीफा हुए हैं पैगंबर मोहम्मद खलीफा, तो पैगंबर मोहम्मद के चाचा का नाम अब्बासी था, और उनके जो भी अनुयायी हुए हैं, जो भी उनको मानने वाले हुए हैं, उन्हें अब्बासीद रिवॉल्यूशन उन लोगों ने किया है। किसके खिलाफ किया है? उमैयद खलीफाओं को जड़ से उखाड़ फेंका, और इसके बाद में अब्बासीद खलीफाओं ने लगभग 2 शताब्दियों तक शासन किया। यहां हम इसके विषय में जानेंगे। यहां तक बताइए बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो? करण, हर्ष, यू कैन आस्क। अंशु, कोई भी टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आया हो यहां तक आपके इस 4th चैप्टर में, जो कि मुस्लिम साम्राज्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सऊदी अरब से ये बिल्कुल केंद्रीय रूप से जुड़ा हुआ है, और इस सऊदी अरब के अंदर विभिन्न शासकों के शासनकाल को हम पढ़ते आ रहे हैं। इसमें 4 खलीफाओं के विषय में हमने पढ़ा, जैसे अबू बकर के विषय में, उस्मान के विषय में, और अली के बारे में, अबू बकर के विषय में। तो इनके बारे में हमने पढ़ करके और उनके उभरते हुए शासनकाल के बारे में पढ़ा, उनकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ा, और उनका किस तरह से विनाश हुआ, किस तरह से वो मृत्यु को प्राप्त हुए, वो सब पढ़ा है हमने। और इसके अलावा यहाँ पे उमैयद नाम के जो खलीफा है उसका किस तरह से गठन हुआ, फिर उसके बाद में अब हम अब्बासीद रिवॉल्यूशन, किस तरह से अब्बासियों की जो क्रांति हुई है वो किस वजह से हुई है, और अब्दुल मलिक का किस तरीके का मौद्रिक सुधार प्रणाली जो उसने लागू की, उसके विषय में हमने 3 प्रकार के सिक्कों को बारी बारी से इनका अध्ययन किया है। यहाँ आप डोम ऑफ रॉक के विषय में आप जान सकते हैं, जो कि एक तरह से जेरूसलम नामक जो पवित्र धार्मिक शहर है ईसाइयों का, वहां पर यह बनवाया गया था। और ऐसा माना जाता है कि जो पैगंबर मोहम्मद जब ये दुनिया छोड़ के गए, जिसे मिराज की घटना के नाम से जाना जाता है, उसका इस घटना से बहुत ही गहरा नाता है। ये मानचित्र मैंने इसके आपके सामने डिस्कस किया है, इस्लामिक लैंड से संबंधित ये मानचित्र है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर बहुत सी जलराशियां आपके सामने हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र की जलराशि है, काला सागर है, कैस्पियन सागर है, अरल सागर है, उसके बाद फारस की खाड़ी है जिसको पर्शियन गल्फ कहा गया है, यहाँ पे रेड सी है, लाल सागर दिखाया गया है, नीचे अरबियन सागर यानी अरब सागर, चूंकि हमारा बिल्कुल सीमा के साथ लगता हुआ क्षेत्र है। यहाँ इसके अंदर उमैयद और जो है राजनीतिक क्षेत्र में उसका एकीकरण जो है वो किस तरह से कायम हो पाया, उसके बारे में हमने पढ़ा। और यहाँ पर खिलाफत संस्था का जो विस्तार है, गृह युद्ध के जो हालात हैं, और किस तरीके से लोगों के बीच में जो विचारधाराओं का, अलग अलग विचारधाराओं का निर्माण हुआ, उनके बारे में हमने इसमें पढ़ाया है। और कल हमने इस्लामिक कैलेंडर के बारे में पढ़ा था। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए बेटा, यू कैन आस्क। करण, ओपन योर माइक। कोई भी चीज आप पूछना चाहते हैं, यू कैन आस्क मी। हर्ष, ये उमैयद खलीफा क्या होते हैं बेटा, बता सकते हैं? यू कैन टेल। उमैयद खलीफा क्या होते हैं, उनके एकीकरण से संबंधित जानकारी हमें समझाइएगा। पैगंबर मोहम्मद की 2 पत्नियों के नाम मैं आपको बता चुका हूं। एक का नाम है आयशा, जिसने ऊंटों की लड़ाई लड़ी है। यहां आप देख सकते हैं, इन द बैटल ऑफ कैमल 657 ईस्वी पूर्व में युद्ध लड़ा था। पैगंबर मोहम्मद की पत्नी थी आयशा। एक इसकी पत्नी का नाम था खादीजा, जो कि 40 वर्ष की एक विधवा औरत थी, उसके साथ इसने शादी की थी। तो 2 पत्नियां इसकी रही हैं पैगंबर मोहम्मद की। और इसका जन्म जो है
मक्का में हुआ है, इसने शासन जो है मदीना में किया है, मदीना इसकी राजनीतिक राजधानी रहा है, और वहीं से धीरे धीरे करके जो इस्लामिक साम्राज्य है या मुस्लिम साम्राज्य है उसकी नींव रखी इसने, धीरे धीरे करके इसको बहुत मजबूत बना दिया। आज आप देखिए मुस्लिमों का कितना बड़ा प्रभाव है, विश्व के अंदर बहुत ज्यादा देश ऐसे हैं जहां सिर्फ और सिर्फ केवल प्योर मुस्लिम्स ही रहते हैं। खास तौर पर मध्य एशिया का जो क्षेत्र है यहाँ पर बहुत ज्यादा इस्लाम धर्म को माना जाता है। इस्लाम धर्म की कुछ अच्छाइयां मानी जाती हैं, जैसे इसमें सिर्फ एक देवता की पूजा पर बल दिया जाता है, एक ही ईश्वर या अल्लाह की पूजा पर बल दिया जाता है। इसके अंदर मूर्ति पूजा नहीं होती है, इसके अंदर बाह्य दिखावा पाखंड वगैरह के लिए कोई जगह नहीं है। इसमें नमाज अदा करने पर बल दिया जाता है, इसमें जक़ात या दान देने पर बल दिया जाता है, इसमें कुरान के नियम और हदीस के जो नियम हैं उनको मानने पर जोर दिया जाता है। इसमें चंद्र वर्ष के अनुसार चंद्र कैलेंडर के अनुसार आगे बढ़ा जाता है, ये सौर कैलेंडर को नहीं मानते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि इस्लामिक जो साम्राज्य है उसमें हमारे देश का भी इसका इससे के साथ में नाता है, क्योंकि हमारे देश में भी बहुत बड़ी जनसंख्या है इस्लाम धर्म से का फॉलोवर है, उसे मानती है और उसके सभी तरह के सिद्धांतों को भी लागू होती करती है हमारे देश के अंदर। तुर्की के शासकों को खलीफा कहा जाता है, याद रखिएगा, जिसको आज के समय में टर्की बोला जाता है वो तुर्की कहलाता है, और तुर्की के शासकों को खलीफा बोला जाता है। वे धार्मिक नेता माने जाते हैं, एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी मुस्लिम लोग उसको धार्मिक नेता मानते हैं। जो भी वो फतवा जारी कर देंगे सारी दुनिया के मोहम्मदन उनके कहने के अनुसार काम करेंगे। अली और मोहम्मद अली नाम के दो भाइयों का हमारे देश के अंदर जो खिलाफत आंदोलन चला था जिसमें महात्मा गांधी ने उनकी सपोर्ट की थी, वो भी कहीं ना कहीं तुर्की का जो खलीफा है वो उससे जुड़ा हुआ था। उसको सपोर्ट देना चाहते थे वो लोग और उसको सम्मान दिलाना चाह रहे थे। अंग्रेजों ने उसका सम्मान छीन लिया था, जिसकी वजह से वो दोबारा से उसको वो हक दिलाना चाहते थे। अब आप बेटा इस टॉपिक को पढ़िएगा, इसमें इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर आप राइट कीजिएगा। छोटे क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, जिस भी तरह के बनते हैं बनाइए, और इसमें आप अपने नोट्स बनाना चाहो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ आप एनसीईआरटी से इसको पढ़ के देखें, कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछें क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। अब आप लीव कर सकते हैं, यू कैन लीव।